हाल चाल है, कैसे हो आप सभी लोग? होंगे मजे में होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरका मैम, योर ऐप टेक गुरु, एंड माय डियर क्लास 10th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक कोड 417 स्टूडेंट्स, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आज के इस सेशन में हम धमाकेदार प्रिपरेशन करने वाले हैं आपकी बुक के पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स की। यस डियर स्टूडेंट्स, आपको जिसका था इंतजार कि मैम पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स कब करवाने वाले हो, जिसकी मदद से अब आप अपने 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। यस, 10 में से पूरे 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं अपने पूरे पेपर में। तो भाई इसके लिए आज के सेशन में हम कंप्लीट एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पार्ट ए को एक ही वीडियो में आपकी अपनी बरका मैम के साथ कवर करने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, बट स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरे सेशन में बने रहना है, क्योंकि 5 यूनिट्स हैं जो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ओके, 5 यूनिट्स, जैसे मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स की, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, आईसीटी स्किल्स की, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। 5 यूनिट में टोटल 12 चैप्टर आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, वो भी फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो रेडी हो मेरे साथ? चलिए करते हैं श्री गणेश। पहली यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। अब कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन करना मीन्स व्हाट, कि जब आप किसी के साथ में अपने आइडियाज को, थॉट्स को, व्यूज को इंटरचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यदि आपसे पूछ ली गई तो क्या लिख कर आओगे? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज एंड बिलीव्स बिटवीन टू persons through a continuous activity of speaking, listening and understanding। तो वो एक्टिविटी जिसमें आप किसी को सुन रहे होते हो, किसी से बात कर रहे होते हो, किसी को समझ रहे होते हो, इस एक्टिविटी में एक्चुअली 1 और मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो अपने आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज, थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। इसका डेफिनेशन आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब ये अच्छे से पता है आपको कि इस पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 1 मार्क और 2 मार्क के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन एमसीक्यूज के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर, और एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, वहीं पर फीचर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। उसी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टूल्स को कवर करेंगे। तो भाई आज का यदि सेशन कर लिया तो 10 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 18 मार्च को जो पेपर आएगा ना, उसमें ये 10 नंबर आप पूरे अचीव कर लोगे। ओके, नाउ पीपल यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स, बाय गेस्चर्स एंड वेरियस अदर मेथड्स सो दैट अदर पर्सन कंप्लीटली अंडरस्टैंड्स द मैसेज कम्युनिकेटेड। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स का हम यूज कर लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें आप वर्ड्स का यूज कर सकते हो, बॉडी गेस्चर्स का यूज कर सकते हो। तो इन्हें हमने कैटेगराइज किया हुआ है। यदि मैं बात करूं वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? यहां पर हम वर्ड्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यदि मैं बात करूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज का। मतलब आप जो बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू बातचीत करते हो ना, इशारों में, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वहीं यदि मैं बात करूं विजुअल कम्युनिकेशन की, तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं इमेजेस, ग्राफिक्स, चार्ट्स, ग्राफ्स का। कुछ साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग? मतलब यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस, ग्राफ्स दिखते हैं, जिसके बेसिस पे आप किसी के भी साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ कोई भी वर्ड्स या किसी भी तरीके का कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज ध्यान रखना है। यदि आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया, यदि आपसे 1 वर्ड में पूछ लिया, यदि आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया गया कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ओके, नाउ वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आ गई। एमसीक्यूज में पूछ लिया तो क्या लिखोगे? वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज। मतलब इमरजेंसी में आपको किसी से कांटेक्ट करना है तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आप वर्ड्स के फॉर्मेट में किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली, है ना। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आप यूज करते हो वो हो सकता है कि आपके थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, आइडियाज हो, जो आप किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो। तो जब आप बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो वर्ड्स के फॉर्मेट में, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन को भी कैटेगराइज किया गया है। देखो यहाँ पर यदि हम प्राइमरी मीडियम के अकॉर्डिंग बोले तो वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटन 2 टाइप का होता है। वहीं यदि इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होता है। इंटरपर्सनल में फिर डियाडिक, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलना है।
ये प्रॉपर डायग्रामेटिक फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि वर्बल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, ओरल एंड रिटन, एंड फर्दर इसको आप इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो जहां आप वर्ड्स को बोलकर कम्युनिकेट करते हो, जैसे मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ, आप अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से जो बातचीत करते हो रेगुलरली बेसिस पर, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। सो इट रिफर्स टू अ स्पोकन वर्ड्स यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। टू वे प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। वन इज अ स्पीकर एंड वन इज अ लिसनर। जो बोल रहा है वो स्पीकर होता है, जो सुन रहा है वो लिसनर होता है। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस लाइक टेलीफोन, लाउड स्पीकर, टैप रिकॉर्डर, फेस टू फेस इंटरैक्शन, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन मींस ओरल कम्युनिकेशन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है? फेस टू फेस बात करना, लाउड स्पीकर पे बात करना, टेलीफोन पे बात करना, टेप रिकॉर्डर पे आप कुछ रिकॉर्ड करके बात कर रहे हो, मींस जो अभी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये जो मेन पॉइंट्स है ये अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अब इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हो आप? प्रेजेंटेशन इंक्लूड कर सकते हो, जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, जो आप स्पीच वगैरह देते हो, वो भी सब वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। बेसिकली यहाँ पर अटेंटिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए होती है, मतलब लिसनर जितने भी है यदि वो आपको अटेंटिव होकर सुन रहा है, इट मीन्स व्हाट कि आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो उन तक सक्सेसफुली पहुंच रहे हैं। इसेंशियल टू बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। कभी भी लेंथी मैसेजेस या रिपीटेटिव आपको बात नहीं करनी होती है। यदि ऐसा करते हो तो आपका अटेंशन लूज हो जाता है और लिसनर आपकी बात को नहीं सुनता है। ओके, तो हमेशा टू द प्रिसाइज, टू द पॉइंट बात करनी होती है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड। अब जब आप यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज को कन्वे करना शुरू करते हो, इस कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव होते जाते हैं। ओके, अब वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? हर कोई बोलने में सक्षम हो ये जरूरी नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलने से घबराते हैं, जो डरते हैं। क्लास में यदि टीचर ने कोई आंसर पूछ लिया तो उनकी वही हवा निकल जाती है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि अब क्या आंसर बोलूं मैं, कहीं मेरे गलत बोलने से पूरी क्लास मुझ पर हंस ना दे, मेरा मजाक ना बना दे। ओके, तो ये चीजें होती हैं, डर और झिझक होता है कि हर कोई बोलने में सही नहीं होता है। तो यदि आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को, अपने बोलने की स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, ओरल कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो कुछ फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज स्पीच, सेकंड इज योर वोकैबुलरी, थर्ड इज योर रिदम, फोर्थ टोन एंड फिफ्थ पिच। जब भी किसी को कुछ बोल रहे होते हो तो इन 5-6 चीज का बहुत आपको ध्यान रखना होता है। आपका स्पीच सही होना चाहिए, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो वो वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, है ना, अटकना नहीं चाहिए, बोलते समय फ्लुएंसी मेंटेन होना चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, चाहे आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, उर्दू में, पंजाबी, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, बट आपका स्पीच, वोकैबुलरी, रिदम, बात करने का जो टोन पिच लेवल होता है, रिदम जो होता है, वो ना तो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। जहां आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे आपको प्रेशराइज होकर कुछ पॉइंट बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना है, तो वहां आप अपना पिच लेवल इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज डिक्रीज कर सकते हो। एक बैलेंस टोन आपको यहां पर फॉलो करनी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर पे पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू इंप्रूव व्हाइल यू कम्युनिकेट ओरली। ओके, नाउ रिटन कम्युनिकेशन इज अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का। अब यहाँ देखो, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि यहाँ हम लिख कर कम्युनिकेट करते हैं। अंडरस्टैंड? ओरल कम्युनिकेशन में हम बोलकर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को लिखकर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स, राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिलायबल देन स्पीच। यदि मैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के डिफरेंस की बात करूं तो दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सुनो, पहला पॉइंट, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हम बोलकर वर्ड्स को कन्वे करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखकर वर्ड्स को कन्वे करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, स्पीडी होता है, रिटन कम्युनिकेशन स्लो होता है। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट स्पीडी ऐसे होता है कि आपको किसी से भी बात करनी तो इमरजेंसी में आप ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हो, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, मैसेज आपका कन्वे होगा, सामने वाला अवेलेबल होगा तो आपके मैसेज को पढ़ेगा, फिर रिप्लाई करेगा। ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो कहते हैं ना 100 बार बोली हुई बात और 1 बार लिखी हुई बात, दोनों का अपना मतलब होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन का प्रूफ होता है, इसको आप लीगली कह सकते हो। तो जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सब रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में ही होते हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही है? बस यही 2 से 4 डिफरेंस आपको लिखकर आ जाना है। एक एग्जांपल और जरूर लिखकर आप आ सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कॉल हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन वही यदि मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करूं तो लेटर, एप्लीकेशन, नोटिसेस जो आपको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पर अपने स्कूल से भी, वो सभी रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। तो 4 डिफरेंस सफिशिएंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से लिखकर आ जाओगे, है ना। तो इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स अ
केयरफुल चॉइस, ऑब्वियस। जब आप बोलते हो तो आपके वर्ड्स इफेक्टिव होना चाहिए, जब आप लिखते हो तो आपके वर्ड्स इफेक्टिव होना चाहिए। सही वर्ड्स का आपको चुनाव करना होगा ताकि जो भी आप लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, हर तरीके से सही हो, सामने वाले को समझ में आ सके। सो क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज। ऑब्वियस सी बात है, रिटन कम्युनिकेशन को हम सेव करके रख सकते हैं, बाद में फिर इसको यूज कर सकते हैं। अब रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हो, ईमेल सेंड करते हो, नोटिस, एप्लीकेशन लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, ये सारी चीज रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो जो लेटर, रिपोर्ट, मेमो, सर्कुलर्स, क्वेश्चनायर्स, मैनुअल्स वगैरह जितनी चीजें आपको रिटन वे में मिलती है ना, वो सभी रिटन कम्युनिकेशन में आती है। तो अगेन इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है समझो। जब आप खुद से कुछ बातें करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई ड्रामा या कोई स्क्रिप्ट में पार्टिसिपेट करना है, या आपका कोई सेमिनार है तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप खुद से पहले अपनी प्रिपरेशन करते हो, राइट? तो इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो आप खुद से, मतलब जिसमें सेंडर और रिसीवर आप खुद होते हो, जब आप सेल्फ से अपनी बातचीत कर रहे होते हो, जिसको कहते हैं हम इंट्रापर्सनल। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेम होता है। ओके, सो दिस form of communication is extremely private. It is undertaken to reflect upon and appreciate something. It includes the silent conversation we have with ourselves. We simultaneously switch between roles, sender and receiver. आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, आप खुद ही आंसर कर रहे हो, तो सेंडर और रिसीवर का जो रोल है ये स्विच होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन वी कॉन्शियसली अप्रिशिएट समथिंग ब्यूटीफुल, रिहर्स अ मैसेज इंटेंडेड फॉर अदर्स और राइट अ डायरी फॉर पर्सनल जर्नल। अब बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पर्सनल डायरी लिखने का बहुत शौक होता है ना, वो अपने दिन भर में जो भी काम होता है उसको मेंटेन करते हैं, उसमें लिखते हैं। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप अपना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ही कर रहे हो। ओके, जो कि एक्सट्रीमली प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है, जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 10 हो, बहुत सारे अनलिमिटेड पर्सन्स भी हो सकते हैं। सो इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. To communicate effectively, the 2 individuals involved interchange their roles and sender and receiver repeatedly. It is the most common type of communication which occurs when you talk with your friends, families or relations. जब आप अपने रिलेटिव से बात करते हो, फैमिलीज में, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, किसी से भी जब आप बातचीत कर रहे होते हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसमें भी ना कुछ डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट यदि बात करूं मैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो आपके प्रोजेक्ट में 10 लोगों की टीम बना दी है, ठीक है, या 5 लोगों को सिलेक्ट किया, 5 स्टूडेंट्स को, तो आप 5 लोग मिलकर क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो ना। तो व्हाट डू यू मीन, तो व्हाट इट मीन्स कि ये जो कम्युनिकेशन होगा जो आपके 5-10 लोगों के बीच में होने वाला है, वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। तो बिजनेस मीटिंग्स जो होती है, कॉन्फ्रेंसेस जो होती है, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं, कुछ नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में ही आते हैं। सो इट ऑकर्स ओनली व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व्ड. नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज स्मॉल, व्हिच अलाउज ईच पार्टिसिपेंट टू इंटरैक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट, जैसे आप यहां पर देख भी रहे हो इस इमेज में भी. ओके, नाउ इन दिस केस ओनली वन पर्सन स्पीक एट अ टाइम एंड अदर्स लिसन. तो इस कम्युनिकेशन में एक पर्सन एट अ टाइम बोलता है, लेकिन बाकी सारे पर्सन उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं. जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, टेली कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये एग्जाम्पल्स हो गए स्मॉल ग्रुप के. तो एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज आते ही आते हैं पेपर में, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका एग्जाम में. नाउ यदि मैं बात करूं डैडिक कम्युनिकेशन की, तो डैडिक कम्युनिकेशन में ओनली 2 पर्सन होते हैं. वो 2 बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, टीचर और एक स्टूडेंट हो सकता है ना. आप अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मा या पापा से बात कर रहे होते हो, तो जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन डैडिक कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स फेस टू फेस बात कर रहे हैं, 2 बिजनेस कलीग्स बात कर रहे हैं, कोई कस्टमर या फिर कोई जो शॉपकीपर है वो बात कर रहा है. ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, डैडिक कहलाता है, जिसमें ईमेल पे 2 लोग बात कर सकते हैं, टेलीफोन पे 2 लोग बात कर सकते हैं. ओके, तो जिसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर और रिसीवर, वो कहलाता है डैडिक. जिसमें 2 से ज्यादा लोग होते हैं, स्मॉल ग्रुप में लोग होते हैं, वो स्मॉल ग्रुप. वहीं पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करूं तो यहां पर लार्ज गैदरिंग ऑफ पर्संस होते हैं. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन. तो पब्लिक कम्युनिकेशन की यदि बात करूं तो आप देखो जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं जो अपनी स्पीच देते हैं, स्कूल में यदि कोई सेमिनार लेने आता है तो एक पर्सन होता है जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, बाकी सारे लिसनर्स होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट सुन रहे होते हैं. तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें पब्लिक स्पीचेस आ जाती हैं,
अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की मेथड्स हमने समझी और वहीं हमने वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया। अब डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें ना कोई भी ओरल वर्ड्स या रिटन वर्ड्स का यूज हम नहीं करते हैं। तो स्पेसिफिकली नॉन वर्बल में कोई वर्ड्स यूज नहीं होते, तो फिर क्या यूज होते हैं? यहाँ पर आपका बॉडी मूवमेंट होता है, आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, जो भी सिग्नल्स आप देते हो, इमेजेस जो होती हैं, चार्ट्स होते हैं, जिसको देखकर किसी के सेंटिमेंट्स, किसी की फीलिंग्स को देखकर आप समझते हो, तो वो सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ओरल कम्युनिकेशन को एनहांस करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे अभी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं करूं, या मैं आपको दिखूं नहीं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में टीचर आपको सिर्फ एक ही जगह खड़े होकर पढ़ा रहा है और वो आपसे प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, कोई बॉडी गेस्चर, मूवमेंट, पोस्चर नहीं है, तो आपको क्या चीजें समझ में आएगी? नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ना हम जब भी कोई चीज बोलते हैं तो उसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं जो हमारी बात को 100% देते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप जो बात कह रहे हो, जो आपके शब्द हैं, जो आपके वर्ड्स निकल रहे हैं, वो वर्ड्स जब फीलिंग्स के साथ, सेंटीमेंट्स के साथ निकलते हैं तो वो अपना 100% देते हैं, तब वो कम्युनिकेशन आपका 100% कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वो कब होता है? जब वर्बल के साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मर्ज होता है। सो इफेक्टिवली कन्वे न्यूमरस ह्यूमन इमोशंस मोर एक्यूरेटली देन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? इसमें हेड नॉड, हेड शेक, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने आपसे पूछा आज स्कूल गए थे, तो आपने गर्दन हिला के हाँ कर दिया ओनली। आपने मुंह से एक शब्द नहीं किया, बस आपने हेड नोट करके, या फिर आप किसी को हाई बाय कहते हो तो हेड शेक और हेड, तो आप हैंडशेक करके हाई और बाय करते हो। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स कहलाते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नाउ वी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एनहांस आवर वर्बल कम्युनिकेशन, टू रिप्लेस आवर वर्बल कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट इमोशंस। इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अब आ जाता है थर्ड, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो भाई विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू आईज इज रिफर्ड टू एज विजुअल कम्युनिकेशन। जो आप आंखों से देखकर चीजें समझ लेते हो। कभी कभी होता है ना, चीजें कोई कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन चीजें हमें देखकर समझ में आ जाती है, आती है कि नहीं? तो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि कोई ग्राफ चार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया, और अब इस ग्राफ चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ जो ग्राफ बन रहा है वो इंक्रीमेंट को बता रहा है, ग्रोथ को बता रहा है, तो आपको देखकर ही समझ में आ रही है चीजें। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन होता है। पहले के जमाने में विजुअल कम्युनिकेशन ही चलता था, जब लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आजकल जो हम 28 से 30 लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, उसमें बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। जब मैं एंशियंट टाइम की या सिविलाइजेशन के टाइम की बात करूं, जब लैंग्वेज को इन्वेंट नहीं किया गया था, तो विजुअल कम्युनिकेशन से ही बातचीत की जाती थी। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक एट अ टाइम व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। इट इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस इमेजेस वेरी क्विकली। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो लिखे हुए कंटेंट से ज्यादा जो है इमेजेस को प्रोसेस करता है ना। नाउ विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव and more meaningful by visual ads such as signs, graphic designs, graphs, diagrams, films, posters, books, typography, screen-based media, maps, charts, paper handouts, GIFs, etc. तो ये सारे जो है ना, ये visual communication के एग्जाम्पल हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके एग्जाम्पल है ये? विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर फैसिलिटेटर्स इन स्कूल, मॉडल्स ऑफ द सोलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सिंबल्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, एटसेट्रा। अब स्कूल में आप देखते हो कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स, अब स्कूल में आप देखते हो कि यदि बायोलॉजी लैब में जाते हो तो वहाँ स्केलेटन सिस्टम होता है। सोशल साइंस लैब में जाते हो तो वहाँ पे आपको सोलार सिस्टम मिल जाता है ना। बाहर जाते हो वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट मिलता है ना, वहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो लाइट रहती है, जिसको देखकर समझ में आता है कि आपको क्या करना है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब आ गए हम सेकंड चैप्टर पर, दैट इज कम्युनिकेशन साइकिल। तो देखो, अभी हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट किया। कम्युनिकेशन साइकिल वो प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कि जब भी आप किसी एक पर्सन से बात करना शुरू करते हो, जो कि एक सेंडर होता है और दूसरा जो कि एक रिसीवर पर्सन होता है, तो यहां पर ना एक कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है। सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उस मैसेज को समझता है और बदले में फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। इफ वन पर्सन इज अ सेंडर हु कन्वे अ मैसेज टू अनदर पर्सन नोन एज द रिसीवर। यहां पे एक पर्सन जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको सेंडर कहते हैं, अनदर पर्सन जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर कहते हैं। सो व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज, ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड्स बैक अ रिस्पॉन्स। दिस लीड्स अ साइक्लिक प्रोसेस नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, अच्छे से पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आएगा। सो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स
टेक्स्ट फॉर द फीडबैक टू बी रिसीव्ड बाय द सेंडर। ओके, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस, कोई भी कम्युनिकेशन साइकिल इफेक्टिव कब होती है? जब आपको सही समय पर सही फीडबैक मिलता है। आपने किसी से कुछ पूछा और उसने तुरंत आंसर कर दिया तो आपको फीडबैक मिल गया, तो आप क्लियर हो गए ना, वहीं आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। अदरवाइज ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, यदि आपको फीडबैक नहीं मिलता है तो ये साइकिल यहीं अधूरी रह जाती है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है, और जब आपको फीडबैक मिलता है तो कहीं ना कहीं साइकिल कंप्लीट होती है। सो द क्विकर द रेस्पॉन्स द मोर इफेक्टिव इज द साइकिल। अंडरस्टैंड, जितना क्विकर आपको रेस्पॉन्स मिलता है उतना ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल होती है। अब ये डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आता है तो उसको ध्यान से समझ लेना, है ना। यही आपका बेसिकली कम्युनिकेशन साइकिल को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंडर की, जिसको आइडिया जनरेट करता है और वो अपने आइडियाज को मैसेज के फॉर्मेट में कन्वे करता है। तो जब वो अपना मैसेज लिख रहा होता है जिस भी किसी लैंग्वेज में जिसमें रिसीवर समझ रहा है तो इसे कहते हैं मैसेज कोडेड, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। क्या कहते हैं इसको हम? एनकोडिंग। ये ई है, ठीक है, याद रखना। और जब मैसेज कोड हो जाता है, एक बार मैसेज आपने फॉर्म कर लिया, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में आपको बात करनी है, जिस भी मेथड में आपको बात करनी है, तो आपने यदि एक बार अपना मैसेज प्रिपेयर कर लिया, मतलब आपने अपना मैसेज एनकोड कर लिया, फिर उस मैसेज को हम क्या करते हैं? कन्वे करते हैं, उस मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो ये मैसेज एक चैनल के थ्रू ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू? एक चैनल के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो वो चैनल, जिसको हम कोई मीडियम भी कह सकते हैं कि मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो चैनल, वो मीडियम व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई लेटर एप्लीकेशन नोटिस हो सकता है, बॉडी गेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट हो सकता है, कोई विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ओके, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी आप मैसेज कन्वे कर सकते हो। अंडरस्टैंड। अब जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद यूजर उस मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है। जिस लैंग्वेज में आपने मैसेज कन्वे किया है उसी लैंग्वेज को यदि यूजर समझता है, रिसीवर समझता है, तो मैसेज तुरंत डिकोड होता है। और डिकोड होने के बाद में यदि रिसीवर ने मैसेज समझ लिया तो आपको मिल जाएगा यहां पर तुरंत क्या? फीडबैक। अंडरस्टैंड। और यदि फीडबैक मिला तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है और कंप्लीट भी हो जाती है। लेकिन यदि फीडबैक नहीं मिलता है तो ये साइकिल यहीं इनकम्प्लीट हो जाती है। अंडरस्टैंड। सो जितना क्विकर फीडबैक मिलता है उतना क्विकर ये साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, नाउ अब यदि बात करूं मैं फीडबैक की, तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इट इज रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। मतलब यदि मैं फीडबैक की बात करूं तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है। रिसीवर का जो रिएक्शन होता है, रिसीवर जो रिस्पॉन्स सेंड करता है, वो हमें फीडबैक के फॉर्मेट में मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बातचीत मैं कर रही हूँ, जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो रिसीवर को समझ आया या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यदि अपने एग्जाम को फोड़ कर आओगे, आप इस चैप्टर पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट करके आ जाओगे, इट मींस व्हाट? कि जो मैंने मैसेज कन्वे किया उसका फीडबैक मुझे मिल रहा है ना, मतलब कि आप कहीं ना कहीं मेरी बात को समझ पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जो रिसीवर है वो सेंडर भी बनता है कभी कभी, और जो सेंडर है वो रिसीवर भी बनता है। व्हाई? बिकॉज सपोज कि सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, क्या सेंड किया? हाय। अब रिसीवर उसकी बात को समझ रहा है तो रिसीवर ने बदले में क्या सेंड किया? हेलो। तो यहाँ पे ये सेंडर था जिसने मैसेज सेंड किया था, ये रिसीवर हो गया जिसने मैसेज रिसीव किया। अब यहाँ पे ये जो रिसीवर है वो सेंडर बन गया और ये जो सेंडर है वो रिसीवर बन गया। तो ये रोल यहाँ स्विच होता रहता है कम्युनिकेशन साइकिल में। सेंडर बिकम्स रिसीवर समटाइम्स एंड रिसीवर बिकम्स सेंडर समटाइम्स। ओके, तो ये बात भी अच्छे से समझ में आई। अब फीडबैक दो टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? जिससे कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट मिलता है, आपको अपने काम में इंप्रूवमेंट मिलता है। आप जिस चीज में इंप्रूवमेंट चाह रहे हो यदि वो मिल रहा है किसी के फीडबैक से तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, जो आपको पॉजिटिविटी के साथ मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट्स द सेंडर कैन कंटिन्यू हिज कम्युनिकेशन इन द सेम मैनर एज बिफोर। नेगेटिव फीडबैक सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेगेटिव फीडबैक में आपको अपने कम्युनिकेशन मोड में चेंजेस करने होते हैं। इसमें आपको कोई हम बोल सकते हैं कि इंप्रूवमेंट बहुत कम, रेयर देखने को मिलता है। ओके, नाउ यदि हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होगा? सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना। फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ती है? इट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज हियर्ड, इंटरप्रिटेड एंड एक्सेप्टेड। ऑब्वियस, जो मैं बोल रही हूँ यदि वो आप सुन रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव है। हेल्प पीपल टू गेट ऑन ट्रैक। लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए, जो भटक चुके होते हैं उनको यदि आप सही टाइम पे सही राय दोगे तो वो ट्रैक पर आ जाएंगे और अपने काम करने लगेंगे। गाइड्स हाउ परसीव्स देयर परफॉर्मेंस। कोई भी पर्सन अपना परफॉर्मेंस कैसे
बढ़ा रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, उसको परसीव करने के लिए आप गाइड कर सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट में यदि कोई मिस्टेक होती है या प्रोजेक्ट में आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, तो आपकी टीचर आपको क्या बताती है, आपकी टीचर आपको आगे बताती है कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, इसमें यही चीजें ऐड कर सकते हो, ये हटा सकते हो, इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी टीचर आपको गाइड कर रही है आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो ये भी क्या एक टाइप का फीडबैक ही है। Okay, so gives clear guidance to the students on how to improve their knowledge and performance, enhances students' confidence, self-awareness and enthusiasm for learning. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फीडबैक से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक इंथुसिज्म होता है नई चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फीडबैक देना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा। देखो, बोलने से ज़्यादा सुनना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यदि आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक इफेक्टिव लिसनिंग में हो। और यहाँ पर यदि चीज़ें आपने समझ ली तो आपका परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही, आप में इंप्रूवमेंट तो होंगे ही, साथ में आप मोटिवेट भी होंगे। ओके, तो इट कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट कैन मोटिवेट एंड इट इज अ टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। ओके, तो एक कंटिन्यू लर्निंग का एक टूल भी होता है फीडबैक। वो कहते हैं सही समय पर सही राय मिल जाती है तो हमारा काम सक्सेसफुल होता है, लेकिन यदि जब चिड़िया चुग जाती है खेत और उसके बाद आपको चीजें पता चलती है तो फिर कोई काम की नहीं होती है ना। तो अब फीडबैक 3 अलग अलग टाइप के और होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या कहलाता है, जब आप किसी को चीजें इलैबोरेट करके समझाते हो ताकि वो 100% उस चीज में परफेक्ट हो जाए, तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। जैसे आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट की सारी चीजें बता दी कि प्रोजेक्ट में क्या मटेरियल यूज करना है, कैसे यूज करना है, जो करा है इसको कैसे चेंज करना है, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। और वहीं स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, जिसमें टू द पॉइंट हम आंसर करते हैं, टू द पॉइंट जो फीडबैक देते हैं। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है, कोई आपका फ्रेंड है वो ट्रॉफी जीत के लेकर आ गया, उसका स्पोर्ट्स में फर्स्ट नंबर लग गया, तो आपने सिर्फ उसको कंग्रेचुलेशंस कह दिया, सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक। या सिर्फ ग्रेट कहा, दिस इज नॉन स्पेसिफिक। ओके, नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक में आप किसी को और आगे इंप्रूव नहीं कर रहे होते हो, बस आप उसको मन रखने के लिए सिर्फ उसकी बात कह देते हो। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। नाउ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। सो कम्युनिकेशन बैरियर इज अनदर चैप्टर। जैसे कि आपको पता है, अब कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या हैं, सुनो ध्यान से। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और प्रॉपरली जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो इसे हम कहते हैं बैरियर्स। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो कम्युनिकेशन के टाइम पर अराइज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये कोई सेंडर है, ये कोई रिसीवर है ना, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सेंडर और ये हो गया रिसीवर। ये कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, बट इस वॉल की वजह से ये एक हर्डल है, एक ऑब्स्टिकल है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक बैरियर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रिसीवर है वो बात सुन नहीं पा रहा है, उस तक उसकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बैरियर ऑकर हो रहा है। सो कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर from receiving and understanding the message that has been sent by the sender. If a message is not understood clearly, it may lead to communication gaps, causing confusion and misunderstanding. Obvious, यदि कोई आपकी बात सुन नहीं पाता है, कोई आपकी बात को समझ नहीं पाता है, तो इससे प्रॉब्लम्स होती है, गैप्स अराइज होते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी की बात को सुन नहीं पा रहे होते हो। सो इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट द कम्युनिकेटर सीक्स फीडबैक टू चेक दैट द मैसेज वाज क्लियरली अंडरस्टूड। इसीलिए यहाँ पर हमें फीडबैक की जरूरत होती है। फीडबैक से ये पता चलता है कि भाई सामने वाला हमें सुन भी पा रहा है कि नहीं। यदि आप मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक बात को अच्छे से समझ पा रहे हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको कम्युनिकेशन वाला यूनिट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसकी मदद से आप अपने एग्जाम में 10 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। चलो, कितने टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, इंटरनेट बैरियर्स एंड एक्सटर्नल बैरियर्स। 3 टाइप के बैरियर्स होते हैं, ध्यान से समझना। इनके फिर फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो, ये बैरियर्स होते क्या है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। जब आप मैसेज को फॉर्म कर रहे होते हो तो जो बैरियर्स होकर होते हैं वो मैसेज फॉर्मेशन के टाइम के बैरियर्स होते हैं। जैसे कि सपोज आपका लैंग्वेज सही नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके मैसेज लेंदी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैसेज कन्वे करने में इशू हो रहा है ना। इंटोनेशन इश्यूज आ जाते हैं, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कहलाते हैं मैसेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बैरियर्स। अब आ जाता है सेकंड इज इंटरनल बैरियर्स। तो इंटरनल बैरियर्स क्या होते हैं, इंटरनल बैरियर्स होते हैं ड्यू टू सम आर इनहेरेंट ट्रेट्स दैट फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब हमारा जब स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं होता है और उस टाइम पे आपसे कोई कुछ पूछ रहा होता है, कोई बता रहा होता है, तो वो हमारे समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्लास में टीचर ने डांट लगा दी और जब टीचर ने डांटा तो आपका
मन उदास हो गया और अब आप पढ़ाई, ना तो आपका पढ़ाई में मन लग रहा है ना आपका किसी काम में मन लग रहा है कि डाटा तो क्यों डाटा, मेरी क्या गलती थी, लाइक इस तरीके से, और यदि गलती भी थी तो आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैंने क्यों गलती किया। तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें यदि कोई फ्रेंड आपसे कुछ पूछता है कि चल घूमने चलते हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, तो आपका उस टाइम पर क्योंकि उदास मन है तो आप उतना हैप्पी नहीं हो पाओगे जैसे आप हमेशा रहते हो। ओके, तो ये इंटरनल बैरियर्स कहलाते हैं कि आप प्रॉपरली किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर सैडनेस। ओके, सो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स इंक्लूड इंटेंस इमोशंस, poor listening skills, prejudice, different viewpoints of different cultural backgrounds also. So these all are the factors जो कि internal barriers को affect करते हैं. Okay, now the next one is external barrier. External barrier क्या होता है? जो हमारे आसपास environment जो जहाँ आप रह रहे हो basically उससे related जो barriers होते हैं वो external barrier कहलाते हैं. जैसे कि for example मैं बात करूँ कि आप किसी को कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में जो है स्पीकर्स वगैरह बज रहे हैं, ठीक है, तो लाउड स्पीकर्स वगैरह चल रहे हैं तो आपकी आवाज़ सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रही है, या आप किसी से मैसेज में बात कर रहे हो तो सिग्नल्स वीक हो गए, आपका डेटा ऑफ हो चुका है तो आप मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हो, ठीक है, सिग्नल्स भी वीक होता है ना, नेटवर्क चला जाता है बात करते करते तो आपका मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है। सो ये सभी एक्सटर्नल बैरियर कहलाते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल बैरियर ऑकर ड्यू टू द फैक्टर्स we have no control over and are outside of body or mind, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारे बॉडी और माइंड से आउटसाइड होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें नॉइज, डिफरेंट टाइम जोन्स, डिस्टेंस, फॉल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और सम ऑफ द कॉजेज फॉर दिस टाइप ऑफ बैरियर। ओके, आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या लेंथी मैसेजेस का यूज नहीं करना होना चाहिए, जितना स्वीट एंड शॉर्ट बोलोगे, जितना स्वीट एंड शॉर्ट वे में अपनी बात को रखोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। कोहेरेंट, वही कि रिलेटेड मैसेज आपको कन्वे करना है, टॉपिक से हटना नहीं है, अपने गोल को ध्यान में रखना है। कर्टियस, जितना ज्यादा पोलाइट वे में होकर आप बात करोगे उतना ज्यादा आपका मैसेज सही होगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, मीठी आवाज में बोलना अच्छा लगता है, लेकिन किसी से रूडली बात करोगे तो वो सहन नहीं करेगा, वो आपके साथ दोबारा बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो हमेशा कर्टियस वे में, पोलाइट वे में सामने वाले की रिस्पेक्ट करके बात कहना चाहिए। ओके, यदि सामने वाला गलत भी कह रहा है तो भी सुन लो ना, क्या परेशानी है, सुनकर आप उसका जब प्यार से आंसर करोगे ना तो वो वहीं की वहीं पानी हो जाने वाला है। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आ गई बात अच्छे से कि कौन कौन से 7 C's हैं। ये 7 C's अच्छे से कर लेना, इनके बारे में आपको होपफुली क्लियर हो ही गया है। अब देखो 7 C's के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो जो वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में यूज होते हैं वो 7 C's होते हैं, ठीक है, इसको आप वर्बल नॉन वर्बल दोनों में यूज कर सकते हो। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पर। अब इससे पहले एक बात और सुन लो, यदि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लास्ट यूनिट की बात करूं जिसमें बेसिक राइटिंग स्किल्स है, तो बेटा बेसिक राइटिंग स्किल्स में वही इंग्लिश के सारे ग्रामर पोर्शन है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स वगैरह जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, तो इसे पढ़ाने की होपफुली मुझे जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। अभी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाला जो यूनिट है इसमें बताया गया है कि आप खुद को कैसे मैनेज कर सकते हो। कैसी भी सिचुएशन आपके पास होती है, लेकिन यदि आप खुद को मैनेज करना जानते हो इट मीन्स कि आप एक सेल्फ मैनेजमेंट पर्सन हो, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है, पहले यहां से शुरू कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेल्फ मैनेजमेंट एंड टेक्निक। लिस्ट ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स मार्क्ड बाय पेन, एंजाइटी, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, फियर एंड एंटिसिपेशन ऑफ लॉस। देखो होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सुखी है ना, कोई है क्या, नहीं ना, हर एक पर्सन दुखी होता है, फिर वो चाहे उसका दुख का रीजन कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, या बहुत भी दुखी हो सकता है ना। यदि मैं अपने दुख की बात करूं तो मुझसे तो सामने वाले का दुख ज्यादा लगता है, अंडरस्टैंड। तो हर किसी की लाइफ में पेन होता है, फेलियर्स होते हैं, फियर होता है, एंजाइटी होता है, अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती है, जिससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस होने लगता है। अब स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है फिक्स नहीं होता है ना, जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होने लगते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस के रीजंस क्या हो सकते हैं, जो मैंने अभी बताए कि हमारी जो लाइफ में फेलियर्स, फियर्स, एंटिसिपेशन ऑफ लॉस, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, पेन, एंजाइटी, इरिटेशन, ये जब चीजें होने लगती है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होने लगता है। तो स्ट्रेस कैन बी व्यूड एज अ डिस्टेंस सच एज हेडेक, नोजिया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एफ्लिक्ट्स पीपल टू ऑल एज ग्रुप्स। बहुत ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस का डेफिनेशन यहां से पूछते हैं। और
और स्ट्रेस से होने वाली डिसीजेस क्या क्या हो सकती है। नोजिया हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये किसी भी एज ग्रुप में पर्सन्स को हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई का इतना टेंशन ले लेते हैं कि उनको भी हार्ट अटैक जैसे केसेस देखने को सुनने को मिलते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं इतना पढ़ाई का। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो देखो, जो होना है वो तो होगा ही। यदि आप अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई करोगे तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी आपके साथ सारे टीचर्स हैं, आपके साथ आपकी बरखा मैम है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको स्ट्रेस हो। आखिरी तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, जैसा कहा है पूरा वादा निभाऊंगी और जैसा कहा है उसको करके दिखाऊंगी। और गैप डेज में तो हम पेपर को फोड़ कर आएंगे, इसकी पढ़ाई, इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। अंडरस्टैंड। तो मैराथन्स वगैरह सब मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, बहुत सुन लिया मैडम स्ट्रेस के बारे में, है ना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है जिसके बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल अ पर्सन टू कोप अप विद द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इफेक्टिवली। इट इंक्लूड्स फुल ऑफ टेक्निक्स दैट इंडिविजुअल्स इन इरेडिकेटिंग एंग्जाइटी, निगेटिव थॉट्स एंड वर्क इन देयर वेलबींग। तो कौन कौन सी वो टेक्निक्स है, जरा देखो। फिजिकल एक्सरसाइज, आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो सुबह उठकर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जरा जल्दी से बताओ। ऑलमोस्ट सभी करते होंगे, फिट सभी को रहना है। फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स मैन हेल्दी। एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप में हेल्दी रहोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। वहीं योगा की बात करूँ तो योगा भी इसी के लिए यूज किया जाता है। मेडिटेशन, योगा, ये तो बहुत ट्रेडिशनल टाइम से चली आ रही है ये चीजें, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन, फोकस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपकी बॉडी को फिट तो रखती है। इवन इससे जो डिसीजेस आपको घेर रही होती है ना, वो डिसीजेस भी सब धीरे धीरे दूर होने लगती है यदि आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हो बाय डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। आप यदि काम कर करके बोर हो चुके हो तो भाई वीकेंड पे चले जाओ कहीं बाहर, फैमिली फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, वेकेशंस ले लो ताकि मूड फ्रेश हो जाए, फिर बैक टू वर्क आओ और आराम से काम करो। तो जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वर्कलोड होता है, जो प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। ओके, क्योंकि फ्रेश माइंड चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। नाउ टेकिंग नेचर वॉक्स, यदि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो आपको अच्छा लगता है आप वो वॉक लो, क्योंकि वॉक लेने से जो सुबह की फ्रेश एयर होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मूड को फ्रेश कर देती है, ठीक है। और जब आपका मूड फ्रेश होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका काम में मन लगेगा, और अच्छा काम में मन लगेगा तो आप 100% अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और अपना 100% दे सकते हो। अंडरस्टैंड। तो दिस ऑल आर दी टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू रिलीव स्ट्रेस। ओके, आई बात समझ में। नाउ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, दिस इज द अनदर चैप्टर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अब इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होता है सुनो। तो देखो, इंडिपेंडेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जो हमेशा अपना काम खुद स्वयं करना जानता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, खुद ही को रिस्पॉन्सिबल मानता है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात करूं तो आप अपना रूम खुद व्यवस्थित करते हो, आप अपना टेबल खुद अरेंज करते हो, आप अपना बैग खुद अरेंज करते हो, आप खुद से अपना सारा काम करते हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं हो। आप ना अपनी मम्मा पे डिपेंड हो ना पापा पे डिपेंड हो, है ना। एक्चुअली डिपेंडेंट तो हम सब होते हैं, लेकिन अपने काम के लिए नहीं है। अपना काम जो आप खुद कर सकते हो तो आप खुद कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या कहलाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की क्वालिटी होती है। इंडिपेंडेंट पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स and character, observes and evaluate his behavior and correct his mistakes. Okay, वो अपने बिहेवियर को खुद समझता है, जानता है, अपने मिस्टेक्स को खुद करेक्ट करता है। ही नोज वॉट ही नीड्स टू डू, उसे पता होता है कि अब इस काम को कैसे, कब और क्यों करना है ना, किस लिए करना है, इससे क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट होगा, वो सब समझता है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन टेक्स द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, हमेशा काम को करने के लिए वो रेडी रहते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, रादर देन कि कोई ये काम कर ले, किसी को वो काम अलॉट करना है, वो खुद से काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यदि आप इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हो तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। भाई, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन बनते हैं, मतलब आप जब खुद से काम करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होने लगता है ना। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, भाई तीसरी चौथी बार में तो आप सही करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पर्सन को सेल्फ रिलायंट बनाता है। इंडिपेंडेंस पर्सन क्या होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, खुद को कंट्रोल करना जानते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को वो कंट्रोल कर लेते हैं। मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट, है ना। वही बात आ गई कि इमोशनली आप खुद को रोक सकते हो, इमोशनल होने से बचा सकते हो यदि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो। और आपको डिसीजन लेना भी इजी होता है। कोई से भी कंडीशन आपके पास हो, यदि आप चाहते हो कि आपको इस सिचुएशन में डिसीजन लेना है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन बेझिझक होकर डिसीजन लेता है, उसके लिए इजी होता है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं ना, वो इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको डिसीजन लेने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। ओके, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। और एक इंडिपेंडेंट पर्सन क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, रिलायंट होता है, मोटिवेटेड खुद से हो रहा होता है, तो वो एक अच्छा पर्सन बनता है और अपने अंदर से बेस्ट को बाहर निकालता है। ओके, इंक्रीजेस सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ
सेल्फ एस्टीम। और जब आपके अंदर एक बेस्ट चीज होती है, जब आप अपना 100% दे रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, 10 लोग आपकी तारीफ करके जाते हैं। क्लास में भी आप देखते हो, यदि आप खुद से सब काम करते हो अपना, है ना, आप खुद से अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो और आपका वर्क पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस टाइम पे क्या क्या काम करना है, तो कहीं ना कहीं क्लास में आपकी तारीफ भी होती है, टीचर्स भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है इफ यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन एंड मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। ओके, तो इंडिपेंडेंट पर्सन कभी भी किसी चीज को टालते नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करते, वो खुद के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा भी होता है तो खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बुरा भी होता है तो उसको कैसे ओवरकम करना है वही चीज जानते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली लिख कर आ जाओगे, एग्जाम में आएगा तो। नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंट काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ती है, तो सुनो। सेल्फ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिसोर्सफुलनेस, ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे स्किल्स है जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन के अंदर होना चाहिए। जब आप खुद से काम कर रहे हो तो मोटिवेशन अपने पीछे पीछे आएगी। मतलब ये मान के चलो, यदि आपने खुद से काम करना सीख लिया है, खुद से डिसीजन लेना सीख लिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो मोटिवेशन कहाँ जाना है, झकमरा के उसको आपके पीछे आना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे होते हो। ठीक है, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप होने लगते हैं, आप अपनी सारी चीजों को अरेंज करना सीख जाते हो, फिर चाहे वो आपके अंदर के विचार या थॉट्स ही क्यों ना हो, या आपके आसपास की चीजें ही क्यों ना हो, आपका डेस्क, आपका वार्डरोब, वो कुछ ही क्यों ना हो। और मल्टीटास्किंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है कि आप एक समय में एक से ज्यादा टास्क को कर पा रहे होते हो। डिसिप्लिन्ड पर्सन हो जाते हैं, वो हर काम को सही समय पर सही टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं, पंक्चुअल होते हैं, और इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं ना। इंडिपेंडेंट पर्सन्स क्या करते हैं, बेसिकली हर चीज को ध्यान से करते हैं। ठीक है, केयरफुल होते हैं, उन्हें पता है कि कब किससे किस तरीके से क्या बात करनी है, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, और रिसोर्सफुलनेस होते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट। अभी हमने इंडिपेंडेंट पर्सन की बात कर ली, अब बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंट क्या होता है। तो सुनो, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि आप खुद को कंट्रोल कैसे करते हो। तो यहां पर यदि हम बात करें, द की टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट आर, वन इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड इज सेल्फ मोटिवेशन एंड थर्ड इज सेल्फ रेगुलेशन। अब डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। यदि मैं बात करूं सेल्फ अवेयरनेस की, तो सेल्फ अवेयरनेस मींस बीइंग अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी। खुद को समझो, खुद को जानो, खुद के अंदर झांको कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आप किस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। आप अपने एग्जाम में यदि 100% मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो, तो आप अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आओगे जिससे कि आप क्या कर पाओगे, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो यदि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीव्स, इमोशन, मोटिवेशन, इन सारी चीजों को समझते हो, मीन्स यू आर सेल्फ अवेयरनेस पर्सन। ठीक है, इट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल हाउ दे परसीव योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्स। यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस पर्सन को यह भी पता होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन उससे हमारे एटीट्यूड पर, उससे हमारे पर्टिकुलर थिंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड, हमारा चीजें वैसी ही रहती है जैसे हमें रखनी है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? अब सेल्फ अवेयरनेस दो टाइप की होती है, वन इज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेकंड इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। यदि एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं, तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलती है, मतलब यदि हम बात करें, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप उस सोच को लेकर अपने आप को ढाल रहे हो, तो वो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस होता है। वहीं इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं, तो इट रिप्रेजेंट हाउ वी सी आर वैल्यूज। आप अपनी वैल्यूज को कितना समझते हो, खुद को कहाँ रखते हो, कितना पेशेंस, एस्पिरेशन, थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस के साथ में काम करते हो। जब आप खुद को पहचानते हो तो वो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। जब दूसरे आपको पहचानते हो, उससे खुद को आप जज कर पा रहे हो, तो वो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। आई बात समझ में? सपोज किसी फ्रेंड ने कहा दूसरे फ्रेंड के बारे में कि यार वो पर्सन तो बहुत अच्छा है, और आप उससे कह रहे हो, तो वो मान रहा है कि यार ये मेरा दोस्त तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये अगर मुझसे कह रहा है तो मान ही लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उससे कहते हो कि यार तू तो पढ़ाई में बहुत अच्छा, और उसने मान लिया कि हाँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, तो वो दूसरों की राय पे चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये चीज होती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। या किसी ने आपसे कहा कि आप में ये कमी, तो आपने मान लिया कि हाँ यार मेरे में ये कमी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। बजाय उसके कि आप खुद की वैल्यूज को नहीं पहचान रहे हो। जब आप खुद की वैल्यूज को, खुद के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को पहचानोगे, तो आपको दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ना है। आपको पता होगा कि आपको किस काम को कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस तरीके से करना है जिससे आप 100% अचीव करो। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेल्फ मोटिवेशन? तो सेल्फ मोटिवेशन derives a person to attempt and accomplish task. It occurs when a person independently uses one or more strategies to keep himself on track towards achieving a goal. अपने गोल को अचीव करने के लिए जब आप अपने आप को ट्रैक पे लेकर आ जाते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, और जब आप किसी
और जब आप किसी काम को खुद से कर रहे होते हो, कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हो, तो देखो मोटिवेशन कहीं नहीं जाना है, मोटिवेशन सेल्फ से आती है। फिर दिस इज फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी काम को किया, आपसे वो काम हो नहीं रहा था, आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार में वो काम आपसे हो गया, कॉन्फिडेंस आया, 5वीं बार में फिर वो आपसे आराम से हो जाएगा, फिर अब धीरे धीरे मोटिवेशन आएगी, फिर आपसे कोई वो काम करने को बोलेगा तो आप वो चुटकियों में करके दिखा दोगे। क्यों? क्योंकि अब आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ मोटिवेट हो चुके हो। Okay, so 4 elements that keep a person motivated are personal drive to achieve, the desire to improve or meet specific standards, commitment to personal or organizational goals. अच्छे से समझ में आया? Initiative and readiness to act in opportunities. Optimism is the another reason, which is the ability to continue and pursue goals in face of failures. Clear? तो ये 4 पॉइंट्स है जो अच्छे से समझ लेना है, सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड मोर कॉन्फिडेंस। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके पास में टाइम मैनेजमेंट करने का एक इफेक्टिव स्किल्स होते हैं, उन्हें पता है कि किस टाइम पे किस काम को करना है, वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, टालते नहीं है, उन्हें पता है कि ये काम करना है मतलब ये काम करना है, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन आती है। अभी सेल्फ मोटिवेशन भी 2 टाइप की होती है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस देखा ना हमने, इंटरनल एक्सटर्नल, बिल्कुल वैसे ही यदि मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करूँ तो वो मोटिवेशन जो आपको खुद से मिल रही है, जो आप खुद से मोटिवेट हो रहे हो, तो वो इंट्रिंसिक। वही जब बाहर वाला कोई आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक। फॉर एग्जाम्पल कि इफ इट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन दैट इज ड्रिवन बाय his innate desire to do something for his own sake or personal rewards is called intrinsic. वही it refers to the behavior of a person that is driven by desire to attain some sort of external reward, including money, power or good grades is known as extrinsic. Suppose कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप दिल से खुश होते हो जब आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहे हो क्रिकेट, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। वहीं आपको क्रिकेट खेलना है क्योंकि आपको ट्रॉफी जीत कर आना है, क्योंकि आपको स्कूल में अपनी टीम को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको मनी अर्न करना है, क्योंकि जो क्रिकेट जीतेगा उस टीम को कुछ 5-10 हज़ार रुपए मिलने वाले हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो बाहर से आपको मोटिवेशन मिल रही होती है। ओके, तो इंटरनल एक्सटर्नल अवेयरनेस, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एंड द लास्ट इज सेल्फ रेगुलेशन, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर रिएक्शन इन टू द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो भी चीज चल रही है उस चीजों के अकॉर्डिंग आप कैसा रिएक्ट करते हो, आप कैसे खुद को समझते हो, खुद को मैनेज करते हो, वो सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। जैसे आपको टीचर ने स्कूल में डांट लगा दी, अब आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप रो रहे हो, आप उदास बैठे हो, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड। और वही यदि टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी दे दी कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तारीफ कर दी क्लास में, तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हो, आपकी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है ना, पूरा दिन हो गया और आप खुशी खुशी से झूम रहे हो, गा रहे हो, बढ़िया। तो भाई ये चीज़ें होती हैं जो कि सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती है, कि आप जब खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में, अलग अलग केसेस में, तो बेसिकली वो सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। कंट्रोल योर रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन एंड एक्साइटमेंट, calming down after something exciting or upsetting happens, focus on the task, refocus attention on a new task and get along with everyone else. Okay, so these all are the points जो मैंने अभी आपको explain किए. Now come to the third unit which is information and communication technology. देखो अभी तक हमने सक्सेसफुली 2 यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और अब आ गए हैं टेक्निकल स्किल्स वाला यूनिट, दैट इज ICT। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ चुके हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आ चुके हैं, तो भाई अब बारी है ICT टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने की। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे लैपटॉप, PC, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आ रही बात समझ में? अब ये जितने भी डिवाइसेस के नाम मैंने बताए ना, यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, PC, इनमें ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यदि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बॉडी में सोल होता है ना, आत्मा होती है कि नहीं, यदि हमारी बॉडी से आत्मा को अलग कर दोगे तो क्या आपकी बॉडी लिविंग रहेगी? नहीं ना, एक डेड बॉडी की तरह हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही यदि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो सिस्टम है वो एक डेड मशीन की तरह होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सिस्टम को अलाइव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में सारे काम होते हैं। सो द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू स्विच इट ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर का आप स्विच ऑन करते हो तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में रन होता है उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन दी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। याद रखना, ये लाइन अच्छे से समझ लेना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है। कैसे? एक इंटरफेस की तरह यहाँ पर वो काम करता है। सो इट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज। और इसका काम होता है कि जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं जो अलग अलग डिवाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करना, उनको मैनेज करना, सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर चाहे सिस्टम कंट्रोल क्यों ना हो, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी टास्क का एग्जीक्यूशन ही क्यों ना हो, ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जो फंक्शंस हैं वो सब यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एरर को डिटेक्ट करता है, जॉब शेड्यूलिंग भी करता है। तो प्रोसेसर का मैनेजमेंट समझ में आ गया। सीपीयू को मैनेज करना, मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, मेमोरी को मैनेज करना, डेटा जो स्टोर होने वाला है उसके लिए मेमोरी एलोकेट करवाना। डिवाइस, यदि आपने पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव कुछ अटैच किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस डिवाइस को मैनेज करना, यूजर को एप्लीकेबल करवाना। कोई फाइल फोल्डर यदि आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको मैनेज करना, यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यदि कोई एरर आती है तो एरर को डिटेक्ट करके यूजर को मैसेज शो करना, और जितने भी टास्क आप जो प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवा रहे हो उन टास्क को मैनेज करना। ये सारे काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब यदि एग्जाम में आ गया तो आप लिखकर आ सकते हो। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एट अ टाइम सिंगल यूजर काम कर सकता है। जो डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसमें एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखता है जहां कुछ कोड दिखता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे हम काम करते हैं। किस पर? कमांड लेवल पे आपको कमांड लिखनी होती है, एट अ टाइम एक ही यूजर इस पे काम कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेकंड इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं जिसमें आप रियल टाइम में काम कर सकते हो, वो बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इनको मैनेज करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली ग्राफिक्स के फॉर्मेट में काम किया जाता है। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका आप यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे आप देखते हो एक डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, या छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, यहाँ पर टास्क बार होता है, यहाँ टाइम लिखा होता है, यहाँ पर डेट लिखी होती है, यहाँ जितनी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं वो सब लिखा होता है। तो ये क्या है? ये एक ग्राफिकल फॉर्मेट है जिसमें कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, सारी चीजें दिख रही है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ग्राफिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जब इंटरनेट पर, मतलब जब आपने नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, सपोज कि नेटवर्क में हमने कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, अब ये जितने कंप्यूटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में किसी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यदि मैं बात करूं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक समय में एक से ज्यादा यूजर किसी एक फाइल पर, किसी एक सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं कि एक यूजर जो है वो एक ही सिस्टम पर बैठकर एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा है। वो सॉन्ग्स भी सुन रहा है, मूवी भी देख रहा है, ठीक है, वो कोई डॉक्यूमेंट को भी प्रिपेयर कर रहा है, प्रिंटर से प्रिंटिंग भी निकल रही है। तो एक समय में एक यूजर इतने सारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यूजर एक समय में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करता है। और मल्टी यूजर में एक समय में एक से ज्यादा यूजर किसी एक फाइल फोल्डर, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक यहाँ पर सपोज क्या होता है, एक आपकी सपोज फाइल होती है जो कि लार्ज फाइल है। ये क्या है? ये एक लार्ज फाइल है। अब इस लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल्स में डिवाइड कर दिया, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। अब क्या होगा? यहाँ पर ये जितनी भी फाइल्स हैं इनको सीपीयू, एक प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी थ्रेड्स कहलाते हैं। जब एक लॉन्ग टास्क को आप मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देते हो तो ये थ्रेड्स बन जाते हैं, और प्रोसेसर फिर इन थ्रेड्स को एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो थ्रेड्स, ये जो प्रोसेसेस आपने यहाँ क्रिएट की, उसको आप अलग अलग प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में डिफरेंस आता है, मल्टी यूजर मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस आता है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर में डिफरेंस आता है, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज विंडोज 10। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है विंडोज 11, और यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में विंडोज 10। तो विंडोज 10 11 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके फीचर्स में डिफरेंस आता है। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया था, सभी एमएस ऑफिस के ही है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। इस तरीके का इंटरफेस खुलता है जहाँ पे कुछ आइकन्स मिलते हैं आपको, है ना, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, नेटवर्क, नेबरहुड, फाइल फोल्डर, सब आपको डेस्कटॉप पे मिल जाता है। इट इज
called windows because its interface resembles a glass window through which you can see and have different views. इसको विंडो क्यों कहते हैं, विंडोज नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ जो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ये एक विंडो की तरह है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट बटन की मदद से आप इसको स्टार्ट करके देख सकते हो. डेस्कटॉप होता है जहाँ पे कुछ आइकन्स होते हैं, जहाँ पे कुछ फाइल फोल्डर्स होते हैं. टास्क बार होता है. आइकन्स क्या होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जिसपे डबल क्लिक करते सही आप क्विक वे में किसी भी फाइल फोल्डर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, वहीं कुछ मेन्यूज होते हैं जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, शॉर्टकट, ऐसे कुछ मेन्यूज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जो अगेन क्विकली एक्सेस करने के लिए होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को. टास्क बार होती है एट द बॉटम ऑफ द टास्क बार. टास्क बार में बहुत सारी चीजें होती है. यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन, है ना, और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे, सर्च बार होती है. सर्च बार के बाद में जो भी एप्लीकेशन यूज करोगे वो एप्लीकेशन आपको यहाँ दिखने लगती है. और यहाँ आ जाता है आपका टाइम बार, जहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो दिखता है. और यहाँ रहता है नोटिफिकेशन एरिया. ठीक है, वहीं वॉल्यूम का साइन रहता है, वाईफाई का साइन रहता है. ठीक है, ये सारी साइंस आपको मिल जाते हैं. तो टास्क बार क्या होता है, सबसे बॉटम पे, डेस्कटॉप के सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होने वाली बार होती है जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब यदि टास्क बार की बात करूँ तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन, नोटिफिकेशन एरिया, जैसे मैंने अभी बताया. तो टास्क बार 3 पार्ट में डिवाइड होती है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फाइल सिस्टम. देखो, अब फाइल्स को कैसे मैनेज करना होता है. बल्क में फाइल जनरेट होती है, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप की फाइल्स जनरेट होती है. फाइल्स को यदि आपको मैनेज करना है तो फाइल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स. इफ सेव योर फाइल्स रेंडमली यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग फॉर देम वी नीड इट. यदि आपने रेंडमली फाइल को कहीं भी सेव किया हुआ है तो उसको सर्च करने में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना. इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब किस टॉपिक को, अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम फाइल फोल्डर्स वाले टॉपिक, फाइल सिस्टम को. तो फाइल सिस्टम समझ में आ गया. इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स. ओके, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेस द डेटा in organized manner so that it becomes easy to store and find it. This is done by the using file system. तो यहाँ पर यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन एनी ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट इट बिकम्स इजी टू स्टोर. एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर डेटा स्टोर होता है जिससे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और इसी को कहते हैं हम क्या, फाइल सिस्टम. तो ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर ही क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम कहलाता है, जहाँ पे आप फाइल्स का नाम देते हो, नाम देकर उसको लॉजिकली एक स्टोरेज एरिया में क्या करते हो, सेव करते हो, जहां से आप इसको उसी नाम से रिट्राइव भी कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो, ये जो होता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है. फाइल सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती है वो किस में होती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पे एक मेन फोल्डर होता है, फिर उसके सब फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर के फिर सब फोल्डर्स होते हैं, फिर इस तरीके से आप इसमें फाइल को स्टोर करवा सकते हो. क्लियर, आई बात समझ में अच्छे से. तो दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम, जहां पे फाइल्स स्टोर होती है. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर. अब एक नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सुनो, नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, Ctrl+Shift+N. याद रखना, Ctrl+Shift+N इज द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर. डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो वहां क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू पे जाके न्यू ऑप्शन पे भी क्लिक करोगे तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर पाओगे, उसको फिर रीनेम भी कर पाओगे. ओके, यदि आपको नई फाइल क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है हर एक सॉफ्टवेयर में Ctrl+N. Ctrl+N से आप एक नई फाइल क्रिएट कर पाओगे. ओके, सो राइट क्लिक करके भी आप ब्लैंक एरिया में क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे एक शॉर्टकट मेन्यू से न्यू ऑप्शन को. तो जैसे ही राइट क्लिक करके न्यू को सिलेक्ट करोगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक करके न्यू को सिलेक्ट करोगे, ये न्यू सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको फोल्डर्स भी मिल जाएगा और यहीं पे आपको डिफरेंट फाइल्स भी विजिबल हो जाएंगी. तो आपको MS Excel, MS Word जो भी फाइल क्रिएट करनी है वो फाइल आप क्रिएट कर सकते हो. एंटर की के साथ में वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम भी बदल सकते हो. यदि आपको रीनेम करना है फाइल फोल्डर को तो रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2, या फिर आप वही राइट क्लिक करके जिस भी फाइल फोल्डर का नाम बदलना है राइट क्लिक करके फाइल और फोल्डर का नया नाम दे सकते हो, एंटर की बाद में प्रेस कर देना. दिस आर दी स्टेप्स. यदि आपको फाइल फोल्डर डिलीट करना है तो फाइल फोल्डर को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा. बिना सिलेक्शन कुछ भी नहीं होगा, है ना. सिलेक्ट करने के बाद या तो आप डेल की को प्रेस कर दो या फिर आप राइट क्लिक करके उस फाइल फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो. क्लियर हुआ. नाउ रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर. वंस यदि आपने किसी फाइल फोल्डर को डिलीट कर दिया तो डिलीटेड फाइल फोल्डर कहाँ जाके स्टोर होते हैं, रिसाइकल बिन में. कहाँ स्टोर होते हैं, रिसाइकल बिन में. तो रिसाइकल बिन में वो स्टोर रहते हैं जब तक कि आप रिसाइकल बिन को खाली नहीं करते हो. लेकिन जैसे ही आपने रिसाइकल बिन को पूरा खाली कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं. बट व्हाट अबाउट कि यदि आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी और उसको आपको रिस्टोर करना है तो यू कैन रिस्टोर द फाइल और फोल्डर ऑल्सो. सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, चूज द फॉलोइंग कमांड्स that the restore group from on the recycle bin tools tab. क्या करना है आपको, रिसाइकल बिन में जाना है, जो भी फाइल फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है जिसको रिस्टोर करवाना है उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रिस्टोर पे क्लिक कर देना, या फिर
टॉप पर, ये रिसाइकल बिन के टॉप पर आपको ये ऑप्शन भी दिखता है, देखो रीस्टोर ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स को रिस्टोर करना है तो इस पर क्लिक कर लेना, या सिलेक्टेड आइटम को रिस्टोर करना है तो इस पर क्लिक कर लेना। तो ये रिस्टोर कहाँ हो जाएंगे, सपोज आपने डेस्कटॉप से डिलीट किए तो डेस्कटॉप पे रिस्टोर हो जाएंगे, सी ड्राइव डी ड्राइव से डिलीट किए, किसी फोल्डर से डिलीट किए तो ये वापस आपको वहीं मिलेंगे, यहां से हट जाएंगे रिसाइकल बिन से रिस्टोर करने के बाद में उस मेन लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां से डिलीट किए थे। आई बात समझ में। नाउ मूविंग और कॉपिंग अ फाइल और अ फोल्डर, किसी फाइल और फोल्डर को यदि आप मूव करते हो तो मूव और कॉपिंग में क्या डिफरेंस है समझो। मूव करना मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, ठीक है, कट करना है मतलब कि आप मूव कर रहे हो, और वहीं जब आप कॉपी करते हो तो आप फाइल को कॉपी कर रहे होते हो, ठीक है। तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है। कट और कॉपी के बाद में आपको क्या करना होता है, फाइल को पेस्ट करना होता है। सो मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। सपोज कि ये एक फाइल है, ये इसका लोकेशन है, यहाँ पर ये फाइल प्रेजेंट है। अब आप ये सपोज सी ड्राइव में थी, अब आप इसको डी ड्राइव में मूव करना चाह रहे हो तो ये फाइल यहाँ पे मूव हो जाएगी। यदि आप इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो ये फाइल यहाँ पे मूव हो जाएगी, तो इसकी ओरिजिनल लोकेशन से हट के ये नई लोकेशन पे मूव हो जाएगी। तो इसको कहेंगे हम मूविंग, कि शिफ्टिंग अ फाइल, ओरिजिनल फाइल फ्रॉम अनदर लोकेशन। वही यदि मैं कॉपी की बात करूँ तो कॉपी में क्या होगा, ये फाइल यहाँ भी रहेगी और ये फाइल यहाँ भी आ जाएगी, इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती चली जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में। सो टू move or copy a file or a folder, double click on this PC icon, select the location from left pane and where you want to move or copy the file or a folder। तो पहले तो आपको क्या करना है, this PC icon पे जाना है, उस पर्टिकुलर जगह को सिलेक्ट कर लेना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, जहाँ जिस जगह पर आपको फाइल को मूव करवाना है या कॉपी करवाना है, और फिर उस फाइल को आपको क्या करना है, वहां से सिलेक्ट करके मूव कर देना है, तो आपका फाइल फोल्डर मूव हो जाएगा। या सिंपल आप कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हो। तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। याद रखना, ये शॉर्टकट की होपफुली सबको याद भी होगी, इससे भी आप क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द कंप्यूटर मेंटेनेंस, अगले चैप्टर पे आ गए, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब जहां आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे होते हो तो भाई इसका मेंटेनेंस भी करना हमको, हमारी ही जरूरत होती है, हमें ही ध्यान रखना होता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कीपिंग कंप्यूटर्स इन गुड कंडीशन सो दैट दे कैन वर्क इफिशिएंटली। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि उनका कंप्यूटर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता है ना, कभी स्टार्ट हो जाता है, कभी अपने आप बंद हो जाता है, कभी कभी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी होने लगता है और वो स्टार्ट ही नहीं होता है, रीस्टार्ट होने लगता है अपने आप ही। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, इसके लिए आपको कंप्यूटर को मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर में दो चीजें आती हैं, क्योंकि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, वन इज हार्डवेयर एंड अदर इज सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दोनों ही अपने आप में ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है। यदि मैं हार्डवेयर मेंटेनेंस की बात करूं तो भाई हार्डवेयर मेंटेनेंस में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, सीपीयू, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है उन सभी की केयर आपको करनी है, उन सभी को साफ करके रखना होता है ताकि उसमें डस्ट या मॉइस्चर ना जाए, है ना, इस चीज का हमें खास ख्याल रखना होता है। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस इज द मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। यदि ये प्रॉपरली वर्किंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम भी क्या होगा, सही से काम करेगा। तो फिजिकली हमें इन सिस्टम को, इन सारी चीजों को क्या करना होता है, क्लीन करते रहना चाहिए। तो यदि आपको क्लीन करना है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, तो पहले तो प्रॉपर क्लीनिंग करना है, जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को स्मूथ कर सकते हो। अनअटेंडेड कंप्यूटर कैन एक्यूमुलेट डस्ट एंड मे रिजल्ट इन द पुअर परफॉर्मेंस। वो कंप्यूटर जिस पे आप काम नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डस्ट को एक्यूमुलेट करेगा, और डस्ट अगर आ गई तो एक बार उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ जाएगा ना, उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रहेगी। आई बात समझ में। अब यदि बात करें हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मींस व्हाट, कंप्यूटर के अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर स्टोर किए हुए हैं, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी पता नहीं कौन कौन से गेमिंग सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो भाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की वजह से भी आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, हार्म होने लगता है, बंद होने लगता है। अंडरस्टैंड, यदि आपकी मेमोरी फुल होती जा रही है तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इट रिफर्स टू द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको भी आप क्लीन कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। अंडरस्टैंड, तो ये चीजें होती हैं, कुछ इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स द शेड्यूल डिस्क, क्लीन अप टास्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, डिलीटिंग द अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर एंड चेकिंग फॉर एनी सिक्योरिटी रिस्क कंप्यूटर। तो देखो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या चीजें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आपकी वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर्स को बचा के रख सकते हो, वायरसेस से बचा सकते हो, आप फाइल फोल्डर को डिलीट कर सकते हो जिसकी जरूरत आपको नहीं है, सिक्योरिटी रख सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम की। यदि थ्रेट होता है, कोई डर होता है, वायरसेस वगैरह के चांसेस होते हैं, तो उससे हम हमारे सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं। टेकिंग रेगुलर बैकअप, अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर एंड चेकिंग फॉर एनी सिक्योरिटी रिस्क
are also a part of software maintenance. Okay, now it reduces the speed of computer by decreasing the memory. Obvious, यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बल्क में सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, बल्क में बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स हैं, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड जो है डिक्रीज होने लगेगी, इसलिए मेमोरी को फ्री करना जरूरी होता है. इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं, वो फाइल ओपन ही नहीं हो रही है, ऐसा भी देखने को मिलता है. सो इट इंक्रीजेस द यूज ऑफ डिस्क स्पेस एंड ग्रोथ इन द फाइल साइज ऑन द वायरस एज द वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू मेनी फाइल्स. ओके, नाउ यदि वायरस की बात करूं तो वायरसेस क्या होते हैं? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये पता है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है. तो वायरसेस के बारे में यदि बात करें कि कैसे अटैक करते हैं, इसके क्या साइंस होते हैं, यदि आपके सिस्टम में वायरसेस आते हैं तो आप कैसे पहचानते हो कि भाई वायरसेस आ चुके हैं आपके सिस्टम में? फ्रिक्वेंटली आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, एबनॉर्मल जो है राइट प्रोटेक्ट एरर आने लगती है, ठीक है, इट डिस्प्लेज अ चेंज इन डेटा, आपका जो डेटा है वो बदल जाता है. जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को खोलते हो तो उसमें जो फाइल है वो नहीं होती है, या उस फाइल की कॉपीज अपने आप होने लग जाती है, ठीक है, और हार्ड डिस्क का स्पेस अपने आप में क्या होता है, फिल होने लगता है, या फिर ऑटोमेटिकली जो है हार्ड डिस्क आपकी रीफॉर्मेट हो जाती है, आपकी डिस्क से डेटा डिलीट होने लग जाता है. सो दिस ऑल आर दी साइंस ऑफ कि वायरस आपके सिस्टम में आ चुके हैं, अटैक कर चुके हैं. अब कैसे इनसे बचा जा सकता है? तो हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, ये पॉइंट्स याद कर लेना, आते हैं एग्जाम में. देखो, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के थ्रू आप वायरस से बच सकते हो. कुछ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, फायरवॉल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, और सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, मतलब यदि आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो वो सिक्योर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने पब्लिक जो इंटरनेट है उसको यूज कर रहे हो. रेगुलर सिक्योरिटी आप होना चाहिए, मतलब रेगुलर आपके सिस्टम में सिक्योरिटी बने रहे, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ऑन कर देना चाहिए. स्पैम्स नाम का जो फोल्डर होता है आपके इनबॉक्स में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेल या ये मैसेज आपके लिए सही नहीं है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो. बैकअप्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का लेकर रख सकते हो, ठीक है. स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस, जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस, पेन ड्राइव वगैरह जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हो, तो भाई इसको पहले स्कैन करता है, तो पहले इसकी स्कैनिंग भी होना चाहिए, जिससे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकते हो. कुकीज को डिसेबल करके भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो. कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रही हूँ जिनकी मदद से आप इन वायरसेस से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकते हो. तो कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हो? AVJ, मैकेफी, ओके, नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्विक हिल, अवीरा, बिट डिफेंडर, नेट प्रोटेक्टर, ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे क्वेश्चन वायरस और एंटीवायरस का एक आता है एग्जाम में, तो अच्छे से कर लेना. ओके, नाउ आ चुके हैं अब हम फोर्थ यूनिट, दैट इज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, यूनिट नंबर 4 पर. तो यदि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की बात करें तो अपने आप में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट सी यूनिट है. जब भी आप आगे चलकर अपने करियर में बढ़ते हो और यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यदि आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो भाई ये जो यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है. क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके पास में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए वो इस यूनिट से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, पहली चीज तो, और इनिशिएटिव लेने के साथ में रिस्क लेने से डरता नहीं है. उसके पास में यूनिक आइडियाज होते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है. तो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन से अलग इसलिए होता है क्योंकि वो यूनिक आइडियाज से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है, और इसके लिए वो जो भी प्रोसेस को फॉलो करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय यूजिंग द रिसोर्स is available to a person. There is a direct relationship between entrepreneurship and society. यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में. क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं, कस्टमर्स के लिए ही काम करते हैं, और कस्टमर्स से मिलकर ही सोसाइटी बनती है. अंडरस्टैंड? तो सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या होता है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. सो एन एंटरप्रेन्योर needs a society to establish a business. At the same time, society cannot function without the presence of entrepreneurs. भाई आपको यदि लिखते लिखते पेन खत्म हो गया है, तो आपके पास यदि पेन नहीं है तो आप अपने आसपास की जो लोकल शॉप्स है वहीं से पेन परचेज करके लेकर आओगे. तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर जो शॉपकीपर है वो एक एंटरप्रेन्योर होगा जिससे आप पेन परचेज करके लेकर आ रहे हो. तो इमरजेंसी में जो आपके काम आ रहा है, जहां से आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ही इज एंटरप्रेन्योर्स. अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो बेसिकली सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत हमें होती है. अब कुछ एग्जांपल्स है जो कि यहाँ पर टॉप एंटरप्रेन्योर्स के हैं, जो टॉप लीजेंड्स हैं, जो जिसमें हम नाम ले लें. सबसे पहले धीरूभाई अंबानी जो कि रिलायंस के फाउंडर हैं. CP कृष्णन नायर जो कि फाउंडर ऑफ इंडियाज लीडिंग लग्जरी होटल चेन लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसोर्ट्स के मालिक है. कृष्णन भाई पटेल फाउंडर ऑफ निरमा एम्पायर, वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड तो सुना ही होगा आपने. तो इन तीनों लीजेंड्स के फोटोज मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आते हैं. इसके अलावा स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, नाम तो आप सभी ने सुने ही होंगे. दे ऑल आर दी टॉप एंटरप्रेन्योर्स, है
ना, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज आप देख रहे हो कि वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ओके, सो इनके क्या रोल होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या लिख कर आओगे? एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ, बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। लेट्स डिस्कस द रोल विच एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। तो अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। मतलब मैं बिजनेस कर रही हूँ, यदि मैं स्टार्ट करती हूँ बिजनेस, तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकती हूँ। तो यहाँ पर वो सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, सिर्फ हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी भी बिल्ड होती है। तो अब यहाँ पे यदि रोल इंपॉर्टेंस आ गए तो क्या लिख कर आओगे? इट हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। ऑब्वियस सी बात है, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है तो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, नेशनल इनकम में एड ऑन हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। मतलब देखो, जब आप किसी एक इनिशियल लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हो, धीरे 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 आपका बिजनेस ग्रो होता जाता है, तो आपको टीम की जरूरत पड़ती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हो। लीड्स टू द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपने आप में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता चला जाता है और एक कम्युनिटी को आप डेवलप कर रहे होते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, वो अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, नाउ क्वालिटीज क्या क्या होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन सीन एज विजनरीज एंड रिस्क टेकर्स हु टेक वेल कैलकुलेटेड रिस्क। दे आर अडेप्टेबल एंड एजाइल एंड कैन एडजस्ट देयर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट। देखो, जो मार्केट में आजकल चेंज हो रहा होता है ना, उसको तुरंत अडॉप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं और आगे कैसे बढ़ना है, किन रिस्क को लेना है, वो रिस्क भी क्या होनी चाहिए, उनका विजन क्या है, ये सारी चीजें उनके लिए पहले से ही प्री डिसाइडेड होती हैं, जिससे कि वो आगे सक्सेसफुली बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब यदि हम बात कर लें मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के को फाउंडर है, हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशनरी कंप्यूटर प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर के जो प्रोडक्ट्स है आप देखते हो कि मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ सम एमिनेंट एंटरप्रेन्योर्स आर वॉल्ट डिज्नी, को फाउंडर ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी, टेड टर्नर, फाउंडर ऑफ CNN, मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इन्हें कौन नहीं जानता है, स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। दिस ऑल आर दी लीजेंड्स जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में सबसे टॉप पर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल्स आया तो नाम लिखने को आए तो आराम से इनके नाम तो लिखकर आ जाओगे, जो आपको अच्छे लिखते हैं वो नाम आप लिखकर आ सकते हो। क्लियर। नाउ क्वालिटीज क्या क्या होती है एंटरप्रेन्योर्स की, तो देखो, पेशेंस में उनमें होता है, बहुत धैर्य से धीरज से काम करते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं तो गलतियां होती है, तो हड़बड़ी में कभी कोई काम नहीं करना होता है, आराम से काम करोगे, सोच समझ के काम करोगे, सही डिसीजन लोगे तो सही तरीके से आगे बढ़ोगे। और ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि मोटिवेशन उनके साथ साथ चलती है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा सही तरीके से पॉजिटिव वे में अपनी हर चीज को लेते हैं। इवन उनके अंडर जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनको भी वो पॉजिटिविटी से आगे बढ़ा रहे होते हैं। इनके विजन क्लियर होते हैं, ये एक विजन पे काम नहीं करते, इनके मल्टीपल विजन्स होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही इनका गोल नहीं होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाना और वहीं सोसाइटी को भी फॉर्म करना, एक कम्युनिटी फॉर्म करना, ये सारे इनके गोल्स होते हैं, सारे इनके विजन्स होते हैं। दैट्स व्हाई अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्योंकि ये यूनिक आइडिया से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, भाई इनोवेटिव आइडियाज इनके पास होते हैं, तो ये क्रिएटिविटी होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि आपको यदि कोई शर्ट भी परचेज करनी है तो आप यदि मार्केट में जाते हो तो क्लॉथ का मार्केट एक अलग ही होता है। अब वहां पे आप किसी एक ही शॉप पे जाते हो जहां से आपको हमेशा अच्छा लगता है कि भाई यही शॉप है जहां से मुझे वैरायटीज भी मिलती है, जहां से मुझे डिस्काउंट भी मिलता है, जहां से मुझे बिहेवियर भी अच्छा मिलता है शॉपकीपर का। तो ये चीजें होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ आपका बिहेवियर होता है जो कि आपको यूनिक बनाता है। और हमेशा सेल्फ स्टार्टर होते हैं, आप खुद ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में कैपेबल होते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो खुद अरेंज करते हो। तो ये होता है कि सेल्फ स्टार्टर होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ये उनकी बेस्ट क्वालिटी होती है। अब इसके बाद बात कर ले मेन फंक्शंस कि इनके कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं। तो वन इज द डिसीजन मेकिंग, अदर इज इनोवेशन, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कंट्रोल, डिविजन ऑफ इनकम एंड रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। देखो, डिसीजन लेना जानते हैं,
बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको कब क्या डिसीजन लेना है वो उन्हें पता होता है। तो राइट टाइम यदि राइट डिसीजन ले लिया तो आपका काम सक्सेसफुल होता है। दूसरा, इनोवेटिव आइडिया से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इनोवेशन इज द अनदर रीजन। कंट्रोल करना जानते हैं, मतलब आपने यदि कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया जिससे आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो, अपने बिजनेस को आगे चला पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट कंट्रोल है, आपके अंडर जितने इंप्लॉइज काम कर पा रहे हैं आप उनको भी मोटिवेट कर रहे हो साथ में। और डिविजन ऑफ इनकम, जो इनकम आती है उसको भी प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं, यदि पार्टनरशिप में ओपन किया है तो वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है। यदि वो बिजनेस में इनकम हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ इनकम उनको रखनी होती है ना, चैरिटी में देने के लिए कुछ इनकम रखनी होती है। कुछ प्रॉब्लम्स यदि वो आगे चल के फेस करें तो उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए, कुछ भी बोलकर नहीं आता, एक्सीडेंट इमरजेंसीज जैसी कुछ केसेस हो जाते हैं उसके लिए वो इनकम निकाल के रखते हैं। तो जो इनकम उनको हो रही होती है, जो प्रॉफिट हो रहा होता है, उसको भी वो डिवाइड करके रखते हैं। और रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। देखो, रिस्क भी कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके की हो सकती है। अब सपोज कि उन्होंने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब लॉन्च किया तो कुछ सोच समझ के लॉन्च किया होगा, चला तो ठीक, नहीं चला तो क्या रिस्क उन्होंने उठाई है, उस रिस्क को वो कैलकुलेटेड वे में उठाते हैं। नहीं चला तो इसमें हम ये चीजें ऐड ऑन कर देंगे, ये ऑफर, ये डिस्काउंट लगा देंगे जिससे ये प्रोडक्ट हमारा फिर चल जाएगा। आई बात समझ में? तो रिस्क से डरते नहीं है, रिस्क से कैसे ओवरकम करना है। ओके, कितनी मेजरेबल रिस्क लेनी है। ऐसा नहीं कि रिस्क ले लिए दिवालिया निकल गया, ठीक है, रिस्क के बाद उनका सारी चीजें खत्म ही हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो रिस्क भी उतनी लेते हैं जितनी मेजरेबल होती है। ओके, चलिए अब इसी के साथ में इसके लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ ली, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। यदि जो पर्सन रिस्क लेना जानता है, जो रिस्क से डरता नहीं है, बस वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, हमेशा रिस्क कैलकुलेटिव लेना चाहिए, हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे आप ही बर्बाद हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेटिव रिस्क, हमें पता है कि इतनी रिस्क हमें लेना है, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो वो कहलाती है आपकी मिनिमल लेवल ऑफ रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा हाई रिस्क टेकर हो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो भाई जन्म से कोई भी क्रिएटिव नहीं होता है, जन्म से कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है। हमारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे आगे आती है। जैसे आप पहले नर्सरी में थे, KG1 में आए, KG2 में आए, अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। कुछ भी बॉर्न से, एट बॉर्न स्टेज से कुछ नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड टू गेट रिच। सिर्फ उनको प्रॉफिट अर्न करना है, सिर्फ उनको रिच बनना है, सिर्फ इसलिए क्या वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? नहीं, है ना। ये भी एक मिथ है जो लोगों के अंदर होता है। एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, जो अभी हमने देखा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हैं, वो लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं सोसाइटी, कम्युनिटी को डेवलप करना होता है। तो उनके बहुत सारे विजन्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स गिव अ लिटिल अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ। तो भाई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल होगा जब वो अपने बिजनेस पे ही फोकस करेगा। क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं करेगा? ये भी लोगों का मिथ होता है। तो ऐसा नहीं है, वो अपने पर्सनल लाइफ में भी टाइम देते हैं। हाँ, कुछ कम टाइम जरूर देते हैं, लेकिन देते जरूर है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमारा फैमिली भी तो हमारा एक सपोर्ट होता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दीज ऑल आर द मिथ, और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से कर लेना। नाउ कम टू द लास्ट यूनिट ऑफ दिस पार्ट, दैट इज ग्रीन स्किल्स। अब यूनिट 5 पे आ चुके हैं हम, ग्रीन स्किल्स पे। तो ग्रीन स्किल्स का मतलब है कि जहां आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, तो भाई जिस इन्वायरमेंट में आप जी रहे हो, जिस जगह पर आप रह रहे हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन्वायरमेंट को लेकर भी तो कुछ हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इन्वायरमेंट के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमारे दायित्व होते हैं। तो ग्रीन स्किल्स जो यूनिट है वो इन्वायरमेंटल स्किल्स के लिए ही है। दिन पे दिन जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, दिन पे दिन जो इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट होता चला जा रहा है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो मिल रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इस यूनिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। स्पेलिंग पे मत जाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं एनवायरमेंट से, उसको आप यूज करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रेजेंट नीड्स, ठीक है, और फ्यूचर के लिए बचा के रखो। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपने साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ा है ये चैप्टर पूरा अच्छे से। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसकी कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में बातचीत कहां से आई, इसको कैसे डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर आए, पहले इसकी हिस्ट्री समझ लो, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो 1993 में यूनाइटेड नेशन, अंडरलाइन कर रही हूं, ध्यान से समझना,
वर्ल्ड हेल्थ कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज लेटर नोन एज ब्रंटलैंड कमीशन। 1983 में यूनाइटेड नेशन में एक कमीशन बिठाई गई थी जिसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की गई थी, जिस कमीशन का नाम रखा गया ब्रंटलैंड कमीशन। 1987 में इस ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज कर दिया जिसमें हमारे कॉमन फ्यूचर के बारे में बताया गया, ठीक है। और इस कॉमन फ्यूचर के बारे में जब बताया गया इस रिपोर्ट में, तो यहां पे बात की गई, यहां पे डेफिनेशन दी गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आई बात समझ में? तो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी। क्या डेफिनेशन थी? कुछ ये थी, ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती ही आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। वही लाइन जो मैंने बताई लिखी हुई है आराम से कि फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आर प्रेजेंट नीड्स। तो इससे क्या होगा? हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, है ना, अच्छा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लाइफ स्टाइल को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा और साथ ही आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर पाओगे, अपने इकोसिस्टम को बचा पाओगे। अब इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान से समझो, फर्स्ट है अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, दूसरा है प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, थर्ड है यूजिंग साउंड साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, now ensuring a strong, healthy and just society living within environmental limits। ये जब प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली इन तीनों चीजों पर बेस्ड हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल कम्युनिटी। ये तीनों चीजें, ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट को बचाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। जब इन्वायरमेंट बचेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। और क्योंकि इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो वी आर द पर्सन्स जो कि सोसाइटी फॉर्म करते हैं और सोसाइटी में रह रहकर हम क्या कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी ये तीनों आपस में रिलेटेड है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स हैं जो कि ब्रंटलैंड कमीशन में बताए गए थे। अब ये गोल्स क्या हैं और इनका क्या मोटिव है वो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी का फुल फॉर्म आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 ग्लोबल गोल्स के बारे में यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली 2015 में कहा था और ये बताया था कि इन 17 गोल्स को हमें अचीव करना है 2030 तक। तो यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली हुई थी 2015 में और उसमें ये 17 सस्टेनेबल गोल्स को डिफाइन किया गया था जिसे 2030 तक अचीव करना है। अभी हम 2025 में जी रहे हैं। सो दीज वर इंप्लीमेंटेड इन 1 जनवरी 2016। इन गोल्स को 2016 में इंप्लीमेंट कर दिया था। एसडीजीज हैव बीन अडॉप्टेड बाय 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 193 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके तो आई बात समझ में? ये तीनों लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एमसीक्यूज आते हैं बेटा, तो ध्यान रखना। अब क्या है वो 17 गोल्स? तो ये गोल्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ओके, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉस्टर innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and partnership for the goals। ओके आ गई बात अच्छे से समझ में? तो ये कुछ 17 गोल्स हैं जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है। पुअर्टी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, हर एक को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जो आजकल देख रहे हो ना, एजुकेशन इज द मस्ट, बिना एजुकेशन के तो हम अधूरे हैं, है ना। अच्छी हेल्थ के साथ में वेल्थ भी मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। जेंडर इनइक्वालिटी जो बरसों से चली आ रही है वो नहीं होना चाहिए। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी मिले। ऐसे कुछ 17 गोल्स हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में इस धमाकेदार सेशन को यहां खत्म करती हूं एंड होपफुली आपको पूरा कंप्लीट पार्ट ए अच्छे से समझ में आ चुका है। अब क्या करना है आपको? इस पूरे पार्ट ए को ध्यान से अच्छे से समझ लेना है। अभी तक भी यदि बुक खोल के नहीं देखी है तो बेटा बस इस वीडियो को देख लो पार्ट ए की, इससे आपका पूरा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही घंटों में, जिससे आप अपने एग्जाम को फोड़ कर आ पाओगे। अब इस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैराथन में आपके लिए लेकर आने वाली हूं, तो मैराथन के लिए रेडी रहना। मैराथन के बेसिस पर हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।